नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत पर। हाजिर हूं मैं आपके साथ सिमरन शुक्ला। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बात सुर्खियों की। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। पंजाब कांग्रेस में लंबी चली उठापटक के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले उन्होंने अपने करीबी विधायकों के साथ बैठक की और इसके बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक 4:30 बजे राजभवन पहुंचे और इस्तीफा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अलावा राज्य की पूरी मंत्रिपरिषद का भी इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और सर्वसम्मति से पंजाब में नया सीएम का चेहरा चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दे दिया गया है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव का रांची आगमन पर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने जोरदार स्वागत किया। ढोल, नगाड़ा, छऊ नृत्य, संथाली, मुंडारी नृत्य, झारखंडी रीति रिवाज के झारखंड के नेता ने तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने भारत सरकार के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सहित हजारों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। एयरपोर्ट से हिनू चौक में रुककर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर माल्यार्पण किए गए। वहां राष्ट्रीय जनता दल के हजारों नेता कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का स्वागत किया। यहां से बिरसा चौक में रुककर भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। हत्या का आरोपी कैदी कृष्ण मोहन झा राजधानी रांची के रिम्स के आईसीयू वार्ड से फरार हो गया है। कृष्ण मोहन झा 27 अगस्त को रिम्स में भर्ती हुआ था। जेल में रहने के दौरान कृष्ण मोहन झा के पेट में दर्द हुआ था और नाक से खून निकलने लगा था। इलाज कराने के लिए कैदी को डॉक्टर सीबी शर्मा के वार्ड में भर्ती कराया गया था। कैदी की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात थे। शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि कैदी शौच जाने के बहाने दोनों पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और हथकड़ी समेत फरार हो गया। फरार कैदी कोयल शंख जोन का पूर्व जोनल कमांडर था। कृष्ण मोहन झा का नाम अभय जी उर्फ विकास जी भी है। आपको बता दें कि कैदी पिछले 5 वर्षों से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। पिछले 22 दिनों से इसका इलाज रिम्स में चल रहा था। बरियातो पुलिस रिम्स में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूं तो बाल विवाह अपराध है, उसके बावजूद भी राजस्थान में अब बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा। राजस्थान विधानसभा में अजीबोगरीब विवाह रजिस्ट्रेशन विधेयक पारित किया गया है। इसमें बाल विवाह को भी रजिस्टर्ड करने का प्रावधान रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस विधेयक को सदन में रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बाल विवाह को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करना इसे कानूनी मान्यता देने जैसा है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम केवल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस विधेयक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम इस विवाह को मान्य करार दे रहे हैं। बाल विवाह अपराध है और रहेगा। ऐसा करना गैर कानूनी है। कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों के हीरो बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद की छवि धूमिल होती दिख रही है। अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों को 4 दिनों से खंगाल रहे आयकर विभाग ने शनिवार को उन पर विदेशी चंदे में घपले का आरोप लगाया है। आयकर की जांच में सामने आया है कि सोनू सूद फाउंडेशन नामक संस्था जुलाई 2020 में रजिस्टर्ड हुई और तब से 1 अप्रैल 2021 तक इसे चैरिटी के नाम पर 18.94 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि इसमें खर्च महज 1.9 करोड़ रुपए हुए। बाकी 17 करोड़ संस्था के खाते में जमा है। आयकर विभाग के मुताबिक लखनऊ में सूद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 175 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग के सबूत भी उसके हाथ लगे हैं। इस कंपनी के साथ बोगस सौदों में 65 करोड़ की अनियमितता भी पकड़ी है। वहीं एफसीआरए का उल्लंघन कर 2.1 करोड़ रुपए विदेशी चंदा भी लिया। इसके अलावा सूद ने 2 कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं। आयकर विभाग ने अभिनेता सूद के ठिकानों पर छापे में 1.8 करोड़ नगद जब्त किए हैं। वहीं 11 बैंक लॉकर्स को भी सील किया है। कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि कर चोरी के लिए खातों में पेशेवर रसीदों को छुपाकर लोन की तरह दिखाया गया, जबकि इनका इस्तेमाल जायदाद खरीदने में हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन से बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उनके आवास पे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मौके पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल थे। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर राजद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार के कार्यों पर चर्चा हुई। कोरोना महामारी से सही तरीके से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरी सरकार की सराहना की। किसानों की लोन माफी सहित अन्य लाभकारी योजनाओं पर चर्चा हुई।
दोनों नेताओं के बीच महागठबंधन को मजबूत करने की भी चर्चा हुई। आगामी दिनों में कैसे गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच नियोजन नीति में 4 भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि 4 भाषा भोजपुरी, मगही, अंगिका एवं मैथिली भाषा को शामिल करना जरूरी है, नहीं तो कई झारखंड के मूलवासी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। रिम्स में इलाज के दौरान दुमका में पुलिस के समक्ष सरेंडर करने वाले नक्सली गंगा प्रसाद की मौत हो गई। गंगा प्रसाद के शव को पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। गंगा प्रसाद की मौत की खबर घर वालों को दे दी गई है। गंगा प्रसाद 17 अगस्त से रिम्स में भर्ती था। सरेंडर करने के बाद से ही नक्सली की तबीयत खराब हो गई थी। नक्सली के शरीर में खून की कमी थी और शरीर में खून नहीं बन पा रहा था। नक्सली की मौत की खबर दुमका जेल प्रशासन को भी दे दी गई है। नक्सली गंगा प्रसाद ने 4 अगस्त को दुमका पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद नक्सली के परिजनों को आत्मसमर्पण नीति के तहत 1 लाख रुपए दिए गए थे। नक्सली गंगा प्रसाद राय दुमका के काठी कुंड का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार वह 2014 से 2021 तक भाकपा माओवादी के दस्ते में रहा। गंगा प्रसाद कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहकर घटना को अंजाम दे चुका है। झारखंड के लातेहार जिले से बालूमाथ थाना अंतर्गत सेरेगाढ़ा ग्राम के मननडीह टोला में कर्मा डाल विसर्जन के दौरान 7 युवतियों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। सभी बच्चियां एक ही परिवार से थी। बच्चियां करम डाल विसर्जन करने गई थी। इसी दौरान टोरी बालूमाथ शिवपुर रेलवे लाइन निर्माण के दौरान खोदे गए एक गहरे गड्ढे में फिसल कर जा गिरी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे पर राष्ट्रपति ने ट्वीट कर गहरी संवेदना जताई है। कल से झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई थी। राज्य में कोरोना पर लगाम लगते और संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद हेमंत सरकार ने कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। फिलहाल कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले दिनों आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की थी। इसमें स्कूल कॉलेज को खोलने संबंधी अनुमति दी गई थी। इसके तहत झारखंड के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई थी। यानी अब कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे स्कूल जा पाएंगे और ऑनलाइन की जगह ये स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम का लॉन्च झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव, झारखंड के सोशल मीडिया इंचार्ज अभय तिवारी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल की उपस्थिति में झारखंड में की गई। प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने आगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस हमारे प्रदेश के होनहार वक्ताओं को एक मंच दे रही है, जिसके माध्यम से वह अपनी बात को रख सकेंगे और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने इस कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को मौका देना चाहती है ताकि अपनी बातें देश के सामने रख सकें और इन प्रवक्ताओं के चयन में उनकी काबिलियत, कांग्रेस विचारधारा और बोलने की शैली आदि चीज़ों को देखा जाएगा। इस पूरे चयन प्रक्रिया के दौरान आगे इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भाषा प्रतियोगिता है, जिसके माध्यम से हम भविष्य के वक्ताओं की खोज करने का काम कर रहे हैं। 2020 में भी यंग इंडिया के बोल के माध्यम से पूरे देश से प्रतिभागी चुनकर आए थे, जिन्हें अलग अलग स्तर पर पार्टी ने प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी और उन्हीं में से कुछ लोग आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर भी हैं। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से हम जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता साथियों का चयन करेंगे। प्रतियोगिता के पहले चरण में गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रतिभागियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसकी आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2021 है। दूसरे चरण में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जिला स्तर पर उन प्रतिभागियों को बुलाकर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इसमें जीतने वाले पहले 5 लोगों को जिला प्रवक्ता तत्काल नियुक्त किया जाएगा। 4 जेपीएससी जो इस साल होनी है, उसमें से प्रथम जेपीएससी की परीक्षा अभी चल रही है। कोरोना के कारण वो परीक्षा रुकी, पर दृढ़ निश्चय था सरकार का। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग भी जो सरकार को कैसे अच्छे से चलाना है उसके बारे में भी जो बात करना चाहते हैं, वैसे लोग भी यहाँ। और मैं तारीफ करना चाहता हूँ झारखंड की यूपीए सरकार की कि भाई आप लोगों ने, खासकर मुख्यमंत्री जी की, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा युवाओं को एक तोहफा दिया कि झारखंड राज्य में एक ही साथ आप 4 जेपीएससी करवा रहे हैं और युवाओं को रोजगार के मौके दे रहे हैं। तो जैसे कि रोजगार के मुद्दे, बाकी मुद्दे हम मौका देना चाहते हैं। झारखंड की मीडिया
ज्यादातर मैंने देखा है कि बिना पक्षपात किए हुए सारे विषयों पे बात करती है और सबकी बातों को रखती है। मैं उसके लिए आप लोग का भी धन्यवाद देता हूँ। बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पे अब इतने सारे मीडिया हाउसेस खुल गए हैं कि बहुत सारे मीडिया हाउस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उन्हें दिखती है, अपने पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। पर बाकी कुछ अच्छे लोग भी हैं, पर एक प्लेटफॉर्म चाहिए युवाओं को आज अपनी बात रखने के लिए। वो प्लेटफॉर्म यंग इंडिया के बोल दे रहा है। और जैसा सुबोध जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होगा। उस कार्यक्रम में सिर्फ राहुल जी ही नहीं, राहुल जी के अलावा इस देश भर के जो डिग्निटरीज हैं, जो ये समझते हैं। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कृष्णा अल्लावरू जी की ये सोच है कि हम देश के युवाओं को एक मंच प्रदान करें जिसके माध्यम से वो लोग अपने मन की बात कह सकें। जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कहते हैं, हम चाहते हैं कि युवा अपने मन की बात कहें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म यंग इंडिया के बोल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे देश में ज़िला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रवक्ताओं की नियुक्ति करेंगे। योग्यता और काबिलियत इसका एक मापदंड होगा जिसके माध्यम से लोग चुने जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है इसका आज हम लोगों ने ऑफिशियली लॉन्च झारखंड में किया है। गूगल फॉर्म्स के माध्यम से युवा इससे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़िला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जब कंपटीशन हो तो ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोग इसमें चुन करके आएँ और अपनी बात हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी लोग इसमें चयनित होकर के या चुनाव के बाद, इसका भी एक चुनाव ही कह सकते हैं, जो चयनित होकर के आएंगे उन्हें हम लोग ज़िला और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता अपॉइंट करेंगे। देखिए, चुनाव का जो पूरा सिस्टम है वो अब ऑनलाइन कर दिया गया है। और क्योंकि पहले DRO PROs के माध्यम से चुनाव होता था, इस बार ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है यूथ कांग्रेस का, उसके माध्यम से चुनाव होगा। उसी के माध्यम से छात्र जो युवा जो होंगे वो सबसे पहले खुद एनरोल होंगे और उसके बाद अपनी मेंबरशिप की फ़ीस भरेंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव और ज़िला अध्यक्ष, ज़िला महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष 5 वोट होंगे। मेरे ख्याल 5 वोट विधानसभा अध्यक्ष की वोट नहीं करेंगे, जिला महासचिव और जिला के सेम वोट। हाँ, तो ये लोग वहीं से एप्लीकेशन के माध्यम से वोट करेंगे। और पहले होता था कि हम फिजिकल फॉर्म्स भरवाते थे, फिर उन फॉर्म की गिनती होती थी, फिर बार कोड लगते थे, फिर बार कोड लगने के बाद मेंबरशिप की लिस्ट जारी होती थी, फिर स्क्रूटनी होती थी, फिर नॉमिनेशन होते थे। ये बहुत लंबा प्रोसेस था। तो यूथ कांग्रेस ने इसको सिंप्लीफाई करने का काम किया है। बहुत अच्छा ऑनलाइन प्रोसेस है और इसके माध्यम से चुने जाएंगे। मतलब जो ज़्यादा मेंबरशिप करेगा अध्यक्ष वही होगा, नहीं, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे? नहीं। अच्छा, उसके बाद का भी एक प्रोसेस है। एकदम सही बोला आपने कि इसमें जो उपाध्यक्ष, महासचिव तो लिस्ट जारी हो जाएगी और अध्यक्ष पद के लिए इंटरव्यू के माध्यम से जारी होगा। उसका इंटरव्यू हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा और उसके बाद अध्यक्ष का फैसला किया जाएगा। रिम्स से आज एक कैदी फरार हो गया। आपको बता दें कि होटवार जेल से 36 वर्षीय कृष्ण मोहन झा को इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। कृष्ण मोहन को पेट में शिकायत और नाक से खून आने के साथ कई अन्य समस्याएं भी थी। उसका इलाज रिम्स की मेडिसिन ICU में चल रहा था। डॉक्टर CB शर्मा कैदी का इलाज कर रहे थे। जानकारी के अनुसार घटना अहले सुबह की है। कैदी की सुरक्षा में तैनात जवान जब शौचालय गया हुआ था तो इसी का फायदा उठाकर कैदी कृष्ण मोहन फरार हो गया। वहीं इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रुख ले लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बार सरकार को फिर से घेरने का प्रयास किया और कहा कि रिम्स से एक दुर्दांत नक्सली फरार होना राज्य की विधि व्यवस्था और पुलिसिंग की बदहाल स्थिति को दिखाता है। पुलिस सुरक्षा में होने के बावजूद इस नक्सली का फरार होना एक बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से चौपट हो गई है। जजों पर, वकीलों पर और पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और आज तो हद हो गई जब रिम्स से पुलिस सुरक्षा के बावजूद एक दुर्दांत नक्सली फरार हो गया और उस दुर्दांत नक्सली के ऊपर हत्या, लैंडमाइन ब्लास्ट के अतिरिक्त बहुत संगीन आरोप थे और उसका रिम्स जैसे हाई सिक्योरिटी जोन से फरार होना बहुत सारे सवालों को जन्म देता और पूरे राज्य की जो पुलिसिंग है उसको दिखाता है। देखिए, 51,000 से ज़्यादा क्राइम्स हो चुके हैं पिछले 20 महीने के सरकार के शासनकाल में और जिस तरीके से रिम्स से लगातार अपराधी और नक्सली भाग रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करता है। और रिम्स की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अपराधी रिम्स से फरार हो चुके हैं। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब पूरे रांची की नाकेबंदी हो और इस फरार उग्रवादी को पकड़ा जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेवार अफसर हैं उन पर गाज गिरनी चाहिए। पठानकोट में पदस्थापित मांडर प्रखंड के ग्राम कानीजाडी निवासी सेना के जवान प्रदीप किस्पोट्टा के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बंधु तिर्की ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।
पलामू भव्य एवं माकूल जगह है। यहाँ की भव्यता और सुंदरता देखने लायक है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, शूटिंग फ्रेंडली है, शूटिंग में सहयोग करते हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ नए नए लोकेशन हैं, जिसकी शूटिंग पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ के विभिन्न लोकेशन को फिल्मों में फिल्माया जा सकता है। यह बातें गोरखपुर के सांसद सह भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कही। वे पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गढ़वा मार्ग पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के समीप भोजपुरी फिल्म बिहार डायरी की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग कार्यक्रम में शूटिंग पॉइंट पर आयुक्त जटाशंकर चौधरी, उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, सहायक समाहर्ता आशीष अग्रवाल भी पहुंचे थे। फिल्म अभिनेता रवि किशन ने फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतर माहौल, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पलामू प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग में पलामू प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। नमस्कार, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर। मैं यहाँ शूटिंग के लिए आया हूँ और पलामू में पहली बार एक भव्य शूटिंग हो रही, नेटफ्लिक्स का वेब शो है। मैं कमिश्नर महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन ने इतना हमारा सपोर्ट किया कि आज हमारा करीबन 300 से बड़ा एक क्रू यहाँ आया है और बहुत शानदार तरीके से शूटिंग हो रही है। मैं चाहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं वे लोग आए। पलामू एक बहुत ही सुंदर जगह 300 किलोमीटर दूर है रांची से, और आप लोग देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में इतनी सुंदरता भव्यता है और लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, शूटिंग फ्रेंडली हैं। तो आना चाहिए क्योंकि नई लोकेशंस हैं जिस लोकेशन को किसी ने टच नहीं किया। बाकी मैं चाहूँगा कमिश्नर महोदय से पूछें कि उनको कैसा लगा। रवि किशन जी आए यहाँ पे, माननीय सांसद भी हैं और एक्टर के रूप में पूरे भारतवर्ष में इनको ही जाने जाते हैं। इनके द्वारा यहाँ पे शूटिंग में भाग लिया गया, ये इस पलामू के इस क्षेत्र के लिए ये काफ़ी अच्छा है और भविष्य में यहाँ पे शूटिंग की संभावनाएं और बढ़ेंगी। और प्रशासन की तरफ से हम लोग आश्वस्त कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी शूटिंग के लिए लोग आएंगे उनको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे ताकि यह क्षेत्र उस मामले में आगे बढ़े और विकसित हो। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शहर के एक बैंक्वेट हॉल में राज्य भर से आए राजद के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन किया। तेजस्वी कार्यक्रम में राजद के नेताओं की भीड़ देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि अब झारखंड में भी पार्टी को विस्तार करने के लिए काम करना है। झारखंड हमारा पुराना घर है, इसलिए पुराना बिहार विकसित नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। झारखंड के पार्टी का विकास हमको और बिहार और झारखंड हम लोगों के लिए अलग प्रदेश नहीं है, ये तो हमारा पुराना घर है। आना जाना बचपन से हम लोगों का रहा, उसलिए ये पुराना घर है। और मेरा ये भी मानना है कि जब तक पुराना बिहार क्या है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, जब तक पुराना बिहार विकसित नहीं होगा तब तक देश जो है हमारा तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो पुराना बिहार है सुनिए अरे भाई सुन लो यार, यही दिक्कत है। भाषण हम लोग देने नहीं आए, हम लोग संदेश पहुंचाने आए आदरणीय लालू जी का। संदेश को सुनिएगा ना, तो सुनिए ध्यान से, नहीं सुनिएगा तो गांव में जाकर के लोग को क्या बताइएगा? जो सुनिएगा वही ना बताइएगा। तो देखिए, पार्टी को किसी भी हालत में हम लोगों को मजबूत करना है, इसकी समीक्षा जो है हम लगातार लेंगे। बैठक में निर्णय ये भी हुआ कि जो भी हमारा जहां मजबूत जनाधार रहा उसको फिर से हम लोग जो है मजबूत उन इलाकों को हम लोगों को फिर से करना है। तो हम फैसला किए कि भाई झारखंड में विधानसभा वाइज हर महीने 2 दिन उस विधानसभा में हम गुजारने का काम करेंगे। आज चैम्बर भवन में चैम्बर चुनाव की प्रतिक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी देने के लिए चुनाव कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता में चुनाव अधिकारी ललित केडिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि इस बार का चैम्बर चुनाव 3 दिन का होगा। 26 से लेकर 28 तक चुनाव की जाएगी और 29 तारीख को काउंटिंग किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चैम्बर भवन में चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी।
ललित केडिया ने साथ ही यह भी जानकारी दी कि कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर इस बार चैम्बर द्वारा आयोजित होने वाले सदस्यता सम्मेलन को स्थगित किया जाएगा। चैम्बर का चुनाव 25 सितंबर को एजीएम होगी और उसके बाद हम लोग इसको 26, 27, 28, 29 को मतदान करेंगे और 29 को निर्णयों की घोषणा की जाएगी। और हम लोग जो भी कोविड के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका परिपालन करते हुए इस चुनाव को पूरा कराएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम ललित केडिया है। मैं चुनाव अधिकारी हूं इस वर्ष और चुनाव जो हम लोग कराने जा रहे हैं, चुनाव का काम 26 तारीख से शुरू होगा। 26, 27, 28 3 दिन वोटिंग का काम होगा और 29 को हम लोग काउंटिंग करेंगे। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इसी चैम्बर भवन में चुनाव की हर साल हम लोग एक दिन में चुनाव कराते थे। सारे जो वोटिंग होती थी वो एक दिन में होती थी। इस बार हम लोग वोटिंग 3 दिन में करेंगे। पहला तो ये फ़र्क है। दूसरा ये है कि हम लोग खाने पीने की व्यवस्था रखते थे, मेंबर एक साथ जमा होते थे कि एक मेले का सा आयोजन हम लोग करते थे। लेकिन कोविड में ये संभव नहीं है। हम किसी के जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते और प्रशासन ने भी हमें कहा है कि एक बार में 100 से ज़्यादा आदमी जमा नहीं होना चाहिए। तो उन सबको देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हम लोग इसको अलग अलग तल्ले पे, जैसे हमारे यहाँ 4 हॉल हैं, 1st, 2nd, 4th एंड 5th, इन तल्लों में करवाएंगे। लोग आएंगे, अपना वोट देंगे। एक बार में एक हॉल में 20-25 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं रहेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई खबर है जो आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।